जिम रॉजर्स सबसे इन्होंने प्रेरणा ली है और इनका एक व्यू रहता है मार्केट में कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू वेल्थ क्रिएशन। और एक दमानी जी के साथ जो एक सबसे अच्छी चीज़ रही है व्यू, वो पहले एक बड़े नाम थे जिन्होंने इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया था कि इंडियन मार्केट में कुछ टाइम के बाद एक रिटेल इन्वेस्टर का जो इक्विटी कल्ट आएगा वो इस मार्केट को ड्राइव करेगा। इन्होंने काफ़ी फॉलो किया है ग्लोबल मार्केट्स को, तो उन्होंने वो सारी जर्नीज देखी हैं। तो इनका एक व्यू था कि इंडियन मार्केट में एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर बड़ा पैसा बनाने वाला, जो कि अब हम देख रहे हैं। दमानी जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े इस शो में और आवाज़ के दर्शकों के लिए आपने टाइम दिया। अनुज, बहुत बहुत बधाई आपको आपके न्यू असाइनमेंट पे एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। चलिए, तो एक काम करते हैं, अगर वो फुटेज रेडी है तो एक पहले उस फुटेज से मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, जो अभी एक दमानी जी अभी 2 दिन पहले हमारे सिस्टर चैनल पर आए थे, एक शो कर रहे थे उसमें, और उनके जो ग्रैंड किड्स थे उन्होंने उनको सरप्राइज़ किया। तो वो काफ़ी जो क्लिप थी वो ज़बरदस्त वायरल हुई थी। देखिए, ये एक शो चल रहा था और वॉरेन बफे की तरह जैसे वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहे थे, और इस बीच में उनको एक अच्छा सरप्राइज़ दिया और इनके जो 2 ग्रैंड किड्स हैं दोनों के दोनों आए और काफ़ी इनको सरप्राइज़ किया। ये देखिए, ये वो था, ये एक टीवी पर एक शानदार पल था। दमानी जी, मैं इसकी शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, अब हम एक बिलीव कर रहे हैं कि आगे जाके जो अगले 50 साल हैं वो इंडिया के होने वाले हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक और इंटरव्यू में कि एक आपके बेटे के लिए एक किसी ने वो गिफ्ट दिया था, तो आपने कहा था कि एक शेयर दे दीजिए। हाँ। उस 50,000 रुपए के, मतलब 5,000 रुपए के जो भी वैल्यू थे। नहीं, 50,000 रुपए के थे और उन्होंने दिया, मैंने नहीं कहा। हाँ। बाकी सब ने कपड़े दिए, मिठाई दिए, खिलौने दिए। हाँ। जो मेरे बुजुर्ग दोस्त थे, हाँ, उन्होंने एक शेयर दिए। हाँ। That went up, I think, 100 times after that. वो HDFC बैंक था. I will tell that with the disclosure. I'm not recommending it, but that's the kind of great returns अच्छे शेयरों ने दिए हैं इन्वेस्टर को. And I hope I can also be that wise with my grandchildren, like my friend was with my son. तो अब इंडिया मार्केट को लेकर आपका क्या व्यू है दमानी जी, पिछले अगले कई सालों को लेकर, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे हैं और एक व्यू है आपका कि मार्केट में एक डोमेस्टिक इक्विटी कल्ट बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि जिस तरीके के वेल्थ इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स ने बनाई है पिछले 3-4 साल में, वो आगे जाके अब कंटिन्यू रहेगी यहाँ से? आई थिंक बरकरार रहेगी. आई मीन, आई एम वेरी कन्विंस्ड अबाउट दैट. आई थिंक एक जो बुल मार्केट चालू हुआ था, आपको याद है जब वित्त मंत्री ने वो टैक्स कट किया था, तो मार्केट 2000 पॉइंट, 2019 की बात है शायद, it went up 2000 points when the corporate tax went 25%. फिर जब कोविड आया तो मार्केट नीचे गया, it broke even that level, but then it recovered very quickly, which मुझे सजेस्ट कर रहा है कि न्यू बुल मार्केट चालू हो गया इंडिया में. एंड टिपिकली न्यू बुल मार्केट्स विल मेक न्यू हाइज एंड वी ऑलमोस्ट क्लोज टू द ओल्ड हाई नाउ. आई थिंक वी विल probably cross that. So it is now time not to think about 65,000, 70,000 on the Sensex, but to take a 3-4 year view and say क्या सेंसेक्स 6 गुना हो सकता, 6 फिगर में जा सकता है क्या? मुझे आई फील होपफुल दैट इट कैन गेट टू 6 फिगर्स सेंसेक्स. वो मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि कई साल पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा था कि एक बार सेंसेक्स 50,000 क्रॉस होगा उसके, तो मैं थोड़ा सा हैरान रह गया था उस समय, क्योंकि तब सेंसेक्स 20,000 के करीब था. फिर आपने कहा कि 50,000 क्रॉस होगा, उसके बाद देखिए क्या थी, तो मैं सोचा था कि सेंसेक्स 50,000 कैसे जा सकता है. लेकिन मैं नरेंद्र मोदी का बोलता था अब की बार 50,000. अब की बार 1 लाख ही बोल देता हूँ. अब की बार 1 लाख. चलिए, 1 लाख सेंसेक्स, 1 लाख निफ्टी नहीं है, इतना तेजी में नहीं हूँ मैं. तेजी में हूँ, इतना तेजी में नहीं, क्योंकि वो एक आपके जो मित्र थे झुनझुनवाला जी, उन्होंने एक बार 1.5 लाख निफ्टी बोला था कि हमारी लाइफ, उन्होंने ये कहा था कि मैं शायद ना देख पाऊं लेकिन अनुज तुम लोग देखोगे. तो ये उन्होंने एक चीज कही थी कि, तो वो मुझे काफी स्ट्राइक की थी. लॉन्ग टर्म कैपिटलिज्म कंपाउंड्स मनी, सो इफ यू इवन कंपाउंड 10-12%, eventually you'll get to 100,000 in the Nifty too. But I think in the next few years, if we get to 1 लाख on the Sensex, मैं बहुत खुश रहूँगा. ओके, ठीक है. अच्छा, दमानी जी ने काफ़ी एक ज़बरदस्त शेयर्स आइडेंटिफाई किए हैं. इनकी जो बहुत बड़ी बड़ी बेट्स हैं जिनमें काफ़ी मल्टी बैगर्स रहे हैं, वो एक जो स्क्रीन पे भी आएंगे, इन्फोसिस में इन्होंने ज़बरदस्त पैसा कमाया था. CMC जो बाद में शायद TCS के साथ मर्ज हो गई थी, उसमें ज़बरदस्त इन्होंने पैसा कमाया था. इन्फोसिस में तो 500 गुना रिटर्न मिला था इनको. CMC में ज़बरदस्त रिटर्न मिला था. एक मैकडॉवेल आपने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया था, उसमें तो आपकी एक रिग्रेट भी रही थी कि आप सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन शायद आप उतनी बड़ी साइजेबल बेट नहीं ले पाए जो आपको लेनी चाहिए थी. तो यहाँ से आपके जो आपको सुन रहे हैं,
अगर आप एक चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपका एक गुरु मंत्र क्या होगा? यहाँ से रिटेल इन्वेस्टर को किस तरीके की कंपनीज में लगाना चाहिए, किस तरीके का बेट साइज लेना चाहिए? अनुज जी, कपल ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट, आपने बताया जो मैंने शेयर लिए, और मैं भी शायद आज चर्चा करूंगा शेयरों के बारे में, बट एज अ डिस्क्लोजर आई वांट टू से दैट आई बाय एंड सेल इवन व्हाट जो मैं टीवी में बोल रहा हूँ, आई कुड बाय एंड सेल दैट। सो you know, please don't, these are not recommendations, these are just illustrative ideas. Please, I'm being very careful, so you know, do your own due diligence about that. So जो चीज़ मैंने सीखी अनुजीत over 30 years in the financial market, इसकी किसी ने थोड़ी अच्छी कंपनी ले ली, भले ही not done well, but good businesses they bought, and have had the patience to help them. They made enormous amounts of money. बिकॉज द इंडेक्स जब मैं शुरू किया था शेयर बाजार में 1989 में 600 के करीब था, अभी 60,000 के ऊपर पहुंच गया है. सो द इंडेक्स इटसेल्फ हैज गिवन यू सच रिटर्न्स. I think long term, without dividends, the index is compounded 15-16% for us, which is extraordinary returns we are getting out there. So I feel that journey over the next 20-25 years will also happen. ये भी index बढ़ता जाएगा. So at 60,000 to get to 100,000 is just basically 2-3 years of compounding at 16%, 18% out there. So I'm very hopeful. Now the question is, what businesses should you buy to take part in this? अगर आप busy हैं आपके काम में, आपके profession में, तो perhaps an index fund is good. But if you like to pick stocks, India is large, is a buffet of choices, you say. जो हमने अभी लिया recently, I would say some defense PSUs, some railway PSUs, and some technology shares. Defense and rail has done well, so we bought and sold them. So I'm being very clear that I've not bought all of them. I bought and sold some of them, but they offer very good opportunities to people. ये क्या एक PSU क्षेत्र था, एकदम neglected था, कोई फर्म मुझे देखना ही था. And yet these companies were available with single-digit PEs, 6-7% yield, and जो order book थी, visibility was for 5-10 years time. So that made for good economic sense to me. And जो point I think market ने नहीं समझा कि government is very interested in capital expenditure. How do they do this capital expenditure? They will do this through some of these listed PSUs. All right. So that gives us a great opportunity, great visibility in these companies. ठीक है, मैं इन दोनों स्पेसेस पर आपसे बात करना चाह रहा था दमानी जी, लेकिन उससे पहले मुझे एक इंटरेस्टिंग बात करनी है आपसे. 60 इयर्स क्रॉस करने के बाद आपने फिटनेस पे इतना ध्यान दिया, आप इतने फिट इतना फिट मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा. उसका राज क्या है? नहीं, I think generally, Anuj, after you age, you start to eat less. I think just the appetite shrinks after that. I've had a couple of health scares in the last few years, so I've tried to be a bit more careful. And you know, I'm lucky. What can I say? नहीं, भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप हमसे सीधे से बात करते रहें. तो दमानी जी देखिए, और ये वेल डिस्क्लोजर, देखिए जो दमानी जी ने बोला कि डिस्क्लोजर हम बाकायदा प्ले करेंगे, उनके डिस्क्लेमर सारे के सारे उनके हम प्ले करेंगे. लेकिन ये जो रेलवे PSUs था, ये किसी ने नहीं देखा था. ये आपने दिवाली पे हमारे सिस्टर चैनल पे आकर बोला था. वहाँ से 50% के मूव देखे हमने करीब 1.5 महीने में इन स्टॉक्स में. ऐसा क्या चेंज हो गया इनमें, जो खासतौर से रेलवे PSUs हैं उनमें ऐसा क्या चेंज हो गया? क्योंकि एक PSU टैग तो है ही इनके साथ, और एक रिस्क तो रहता ही है कि कभी भी जैसे एक बार IRCTC के साथ हुआ था, एकदम से ओवरनाइट एक पॉलिसी चेंज हुई और एकदम से एक स्टॉक 20-30% गिर गया था. तो वो एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर रहेगा दमानी जी? They're in all companies. That is, I mean, in private companies they're there. People misallocate capital. Private company में, public company. That's part of your judgment call of what you do. And a lot of people say, "आप कैसे लेते हो PSU?" I pointed out again, not a recommendation, that I had bought Bharat Electronics, a company in 2003 at 20 rupees with 2 रुपया ब्याज दे रहा था. So it had almost 10% or maybe 5% yield, 40 with 2 rupees dividend yield. 300 करोड़ में लिया था. आज बढ़ते बढ़ते 60,000-70,000 करोड़ का मार्केट गैप हो गया. So over 20 years it has created wealth. So it is, जो एनालिस्ट का काम है, it is to pick good stocks, whether it's in the public sector or in the private sector. And to come back, जो specific question आप पूछे थे रेलवे PSU, बहुत सस्ते थे. I mean, just take you just have to believe me that if you go through the balance sheets, you'll realize that they had order books, they had earnings, they paid out 33% dividend. So I was getting 7-8% yield on these shares. You can't get 4% in fixed deposit, I'm getting 7% yield. So why would I not buy them? And the other point I said that the government wants to do capital expenditure. Say the railways government wants to do huge capital. Aapne dekha Vande Mataram, all these tunnels, all these bridges, these corridors are being built. So all the capex will come through the railway companies. So they're all beneficiaries. There's also growth for the next few years. So while we buy and sell these shares,
I think overall I would like to remain invested in तो them. ये मैं देख रहा था एक्चुअली सारी की सारी कंपनियों को जोड़ने के बाद ही मार्केट कैप करीब करीब 1 लाख करोड़ के करीब ही था, उससे ज्यादा का नहीं था। और उसमें IRCTC सबसे ज्यादा है, उसमें जिसमें भी IRCTC very तो expensive share. हाँ। The rest of the shares वो बोलते हैं ना, they were actually throwing it away. So you know sometimes other people's disbelief is your opportunity. नहीं बिल्कुल नहीं, जैसे एक महीने 50-60% मूव मिल जाए उसके बाद जैसे आपने बोला कि नॉर्मली बाय सेल तो आप करते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके हिसाब से? Yes, I remain invested broadly in them. Of course, we buy and sell some shares, do a little bit of trading. But yes, long term, I'm very well invested in defense companies. I'm very invested in real PSUs. I'm looking aggressive to increase my bet in the Indian technology sector. ठीक है, BEL की आपने बात की, मुझे वो मेरा शो याद आ गया जो मैंने आपके साथ किया था पिछले साल, जिसमें आपने डिफेंस PSUs कहा था कि ये यहाँ से ज़बरदस्त मूव दिखाने वाले हैं। और HAL का मूव देखिए, आप BDL का मूव देखिए, खुद BEL का मूव देखिए। BEL में तो खैर आपने तो 300 टाइम्स पैसा बनाया, लेकिन इवन लास्ट के 2 साल में भी ज़बरदस्त तेज़ी आई है। तो ये क्या एक टेक्टोनिक शिफ्ट है डिफेंस में, और ये आगे भी रहने वाली है यहाँ पर? Anuj, let me explain a point to you. The Ukraine war hai na, that has clarified a lot of thoughts in everyone's mind. For example, the US produces 150 million artillery shells a year. That's the production out there. Generally, in a peaceful world, that was working fine. Now, Ukraine itself is using 150 million artillery shells in a matter of 2-3 mahine. So if you want more drones, you want more missiles, you want more artillery shells, you got to stock up that production. So India is a large base for defense, and this policy of government to focus Atmanirbhar, as they call it, ki domestic focus karo, that's giving a huge fill up. Now India needs ships, it needs tanks, it needs missiles, it needs rifles, it needs so many things in defense. So jo bhi ho economy may grow at 6% or 8%. Orders will keep flowing for this company because no government can ignore the defense. So I think they will do well from here. Some of them had a very good run-up. Yes. So I'm not saying you buy all of them at this point. You wait or you pick your spots. But I can still find good value in the a stock that you mentioned, Hindustan Aeronautics, which I also own at this time. It's a monopoly business. There's no one else in India who can produce airplanes, helicopters, service them as Hindustan Aeronautics does. And I think COVID के lows इसका भाव 600-700 रुपया था. बिल्कुल. It was that cheap at that time. Company just declared a 20 rupee interim dividend. So why would you not buy? और कहीं वैल्यू दिख रही है सर आपको इस समय इस मार्केट में, PSU या नॉन PSU? There are a lot of, I think, जो हम लोग करते हैं, जो bottom up stock picking करते हैं, even in this lofty level, Sensex का 60-65 हजार के level पे, we are finding value. There are good companies, even in the private sector, they're trading at 5 multiple, 7 multiple, because जो market का is sometimes going to new age economy, sometimes going through some other sector it likes. But I think if you're bottom up stock picking, you're finding good values with good dividend yields. So unfortunately, I can't mention names, but with a lot of conviction, I'm telling you that even in the private sector, I'm finding a lot of companies that's trading at single-digit multiples with 3-4% yield built into them, and businesses which I'm ready to hold for 3-4 years, specialty chemicals, to give you an example. बिल्कुल, और थोड़ी सी वो रिसर्च आपको भी करनी होगी। देखिए, एक जैसे मैं कई टाइम से कह रहा हूँ कि सिर्फ एक टिप कल्चर से बाहर निकलकर थोड़ी रिसर्च करके और थोड़ा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए लंबी अवधि के लिए। दमानी जी, मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा समय की कमी है, लेकिन मुझे आपसे IT पर एक आपका व्यू चाहिए, क्योंकि पिछले आपने IT में जैसे इन्फोसिस में आपने 500 गुना पैसा बनाया, CMC में आपने ज़बरदस्त पैसा बनाया। अब ठीक है, वो उतना पैसा तो अब नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो पिछले 1 साल में हुआ है, ये क्या हुआ एग्जैक्टली IT कंपनीज के साथ? जो इतनी ज़बरदस्त बुल मार्केट चल रही थी, इतना उसको कैसे धक्का लगा, और एकदम से जो 40-40, 50-50% स्टॉक गिर गए, लार्ज कैप IT स्टॉक गिर गए अपने पीक से, उसका कारण क्या था और यहाँ पर क्या करें? I think, Anuj, I feel that English में कहावत है that you throw the baby out with the bath water. तो आपको थोड़ा global panic लगा तो आपने IT भेज दिया. Actually, I think Indian IT will do well for 2 reasons. I will tell you. कि suppose you're doing cost cutting in America because the economy is going through pressure. So you will outsource to India in order to get cheaper IT done. और जो कोविड ने हमें सिखाया एक चीज कि we need to digitize the world. You know, everything has to be contactless delivery or, you know, e-commerce, all of which can be done in India only. So suppose you're a big bank in America or a big retailer in America who wants 5,000 people on a project. दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा 5,000 people. You have to come to India to do that. So I think it'll do well. So I think market is making a mistake. I think they're treating this as defensive stocks or as stocks that will slow down growth. Maybe it'll slow down for 6 महीने साल भर.
बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री है इनकी, आई थिंक इट रिमेन्स इंटैक्ट एंड आई वुड बी बायर ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज एट दिस पॉइंट। बैंकिंग में हमने एक शिफ्ट देखा है दमानी जी, एक आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन एक बड़ा मूव आ रहा है, ये जो कॉर्पोरेट बैंक्स थे हमारे, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, और जो अर्स्टवाइल आउट परफॉर्मर्स थे जैसे एचडीएफसी बैंक और कोटक, वो थोड़ा सा 2-3 साल से 3-4 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो ये क्या इंडियन इकोनॉमी पे मार्केट बेट ले रहा है कि एक क्लीन अप पे बेट ले रहा है? पीएसयू बैंकों में भी जिस तरीके की रैली आ रही है, एसबीआई खासतौर से, तो ये क्या एक मार्केट एक किस चीज़ के ऊपर मार्केट इसमें बेट ले रहा है? आई थिंक टू थिंग्स, एक क्लीन अप हो गया इनका एंड गुड क्रेडिट साइकिल, कैपिटल साइकिल इज अहेड, सो दैट इज द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव फॉर बोथ द सेक्टर। एक शेयर बाजार का फंडामेंटल एक्सियम है मनोज, दैट जैसे आपकी मदर ने आपको शॉपिंग में सिखाया था कि रुपये की चीज़ अपने को 98 में खरीदनी है, एंड बेसिकली वी आर गेटिंग दीज बैंक्स एंड पीएसयू, लॉट ऑफ दीज कंपनीज इन द बेयर मार्केट प्रीवियसली 98 में, 40 पैसे में, 30 पैसे में. So ultimately they will rise in value because you can't keep trading these stocks at 30% of the value because the earnings are there, the growth is there and the quality of earnings is there. So I think उसमें यही हुआ है, थोड़ा re-rating हो रहा है सेक्टर का. Over long term, over say a 5-10 year period, can the PSU banks compete with the private sector banks? I don't think they can. I think the private sector banks in terms of credit card, in terms of quality of loans will do extremely well compared to the public sector banks. But अगर आप इतने सस्ते खरीदिए, you can double your money, maybe even triple your money in the bank before you have to worry about these things. So I think there's a great trading opportunity in public sector banks. अगर आप बोले कि आप 10 साल हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ, मेरे को बताओ कौन से PSU बैंक लेना है, I would probably not be able to tell you too many picks there. ठीक है. नहीं, अच्छा दमानी जी, ये जो आपने बात बोली ना कि रुपए का माल 54 या 98 में मिलता है, तो मुझे एक वो कहावत याद आ रही है. मुझे पता करना है कि एक्चुअली किसने कहा था, राकेश जी ने कहा था या राधा कृष्ण जी ने कहा था कि जब रुपए का माल 54 में मिले तो आपकी जेब में 54 होनी चाहिए? The actual saying was, शेयर बाजार में कभी कभी लाल किला 5 रुपये में मिलता है, बट अपने पास 5 रुपया भी नहीं रहता है उस टाइम. The idea is that sometimes you get such great bargains in the stock market, but we don't even have that money at that time. And it was said by the latter person, Mr. Damani, me at least. हाँ, ठीक है. तो जो आपके इतने गुरु रहे हैं, ये दमानी जी भी रहे हैं, राकेश जी रहे हैं, और जिनसे आपने काफ़ी कुछ मार्केट को लेकर जिन चर्चा करी है आपने, और ग्लोबली भी आपने काफ़ी लोगों को फॉलो किया है, तो कुछ एक आध इंटरेस्टिंग नगेट्स बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए जो उनको फॉलो करने चाहिए? Sure, I'll tell you more importantly, जब मैं आया था शेयर बाजार में 98-89 में आया था, इट्स लाइक सपोज आपको अमेरिका भेज दूँ मैं, और आप फर्स्ट 3 हफ्ते अमेरिका में रहे, आप चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच से मिल लिए, एंड यू स्टे नेक्स्ट टू देम एंड दे बिकम योर फ्रेंड्स, यू वुड से वाओ, आई एम सच अ लकी पर्सन. जब मैं 89 में आया था, among the first 3 people I met was चंद्रकांत संपत, who taught me the value of compounding. He is no longer there, but जो compounding मैंने सीखा है जिंदगी में, and that has made all the difference in my life. I learned from चंद्रकांत भाई. I met R.K. दमानी. उन्होंने मुझे सिखाया, एक तो एक वैल्यूएशन होता है शेयर बाजार का, और एक वैल्यूज होता है in life. He's taught me both of these things. So I was very lucky to have learned from the side of someone like that. And of course, Rakesh, how to bet, I mean, how to have opinions, how to feel about the market, how to be focused on the market. I learned from them. And they all happened within the first few weeks of me coming to India. So I was extremely lucky that I met them. The common thread between all of these people and a few other, Nimesh Shah, Durgesh Bhaiyov, the common thread between Kamal Kabra, all of us was that, Anuj, there are different camps in the market. And 80s, if you remember, there was a camp that said, कि हम बड़े हैं, या हम यूटीआई को पहना देंगे शेयर, या हम एलआईसी को दे देंगे शेयर, या हम कबाड़ा कर देंगे बाजार में. This group of people that I mentioned to you believed very strongly that markets will allocate capital and earnings wisely, and that you can make legitimate long-term money by investing in great Indian businesses. उस टाइम in 80 the mindset was completely different. कबाड़ा कर लेंगे, प्लेस कर देंगे, प्रमोट कर देंगे, कुछ हो जाएगा. This operate group, operate कर देंगे. This group of people whom luckily I happen to fall in touch with, who truly believe that the markets are supreme, markets allocate capital wealth, and markets is the place to create long-term wealth by compounding. And over time, if you see all the businesses that have become great, the Levers of the world, the Nestle's of the world, the Reliance of the world, have compounded for investors over long periods of time by building a great business and not by doing up and downs in the share. So luckily for me, I got into the right company and been extraordinary influences in my life.
चलिए अब एक काम करते हैं, दमानी जी का एक नया शो शुरू हो रहा है हमारे सिस्टर चैनल पर, विजर्ड्स ऑफ दलाल स्ट्रीट, जिसकी शुरुआत करीब 10 साल पहले हुई थी दमानी जी से। Actually, longer than that. 2005 January, I'm told, was the first show, and my first guest, of course, was none other than Rakesh Jhunjhunwala. राकेश भैया, हाँ हाँ। Right, and it's so sad that this time we'll be paying a tribute to him rather than having him live. But he's been an extraordinary force in Indian capital markets. और उनकी जो एक इन्वेस्टमेंट्स हैं सेफ हैंड्स में हैं, लेकिन अब आप उनको भी फीचर कर रहे हैं मेरे ख्याल से, उत्पल जी को और शायद। Yeah, I'm going to call his partners. I'm going to call his favorite CEO, Bhaskar Bhatt. I'm going to call his lawyer and trustee and executive as well. I'm going to call his contemporary, Jay Kumar, to speak about his life and legacy and learnings, which, he was obviously the uncrowned king of Dalal Street. Absolutely. In fact, when he went to Delhi and met Prime Minister Modi, people said he's now the crowned king of Dalal Street. Yeah. But an extraordinary life, and it's a very strong legacy, and we hope to, bring that out for your audiences. लाइफ वेल लिव, जैसे वो मूवीज का जिक्र करते थे कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। He lived his life king size. He lived his life king size, and he had no regrets. And the one thing I found fascinating about him was that he went through a lot of ill health in the last 2 years of his life, but he never complained. Yeah. And he was always engaged in the market, from the hospital bed, from the ICU bed. A weaker man would have been complaining, but not him. And he was always engaged in the market. In fact, this bull market that started when the COVID lows, he pretty much called that. He was the first person to call it. So extraordinary life. Absolutely. चलिए एक लास्ट सवाल तो फिर इस शो में ही आप एक दो बहुत इंटरेस्टिंग मैं गेस्ट देख रहा हूँ, जैसे प्रशांत खेमका जी ने काफ़ी अभी रिसेंटली नाम कमाया है, अपने नीलेश सुराना जी को भी बुलाने वाले हैं। कोई एक आध स्पेशल नाम जिस पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जो आप? Yeah, no, we are widening the show this time. Instead of just calling people from Dalal Street, we're calling people from private equity, venture capital, mutual fund management. So it'll be a bit wider. जो दो विदेशी नाम I'm quite excited about. We have this lady from Salt Lake City who's very bullish on India, Laura Geritz. In fact, 25% of her fund she's put into Indian equity. She can invest anywhere in the world. And I asked her, मैंने उनको शो में पूछा था, आपको अगर 1000 करोड़ मिलेगा तो आप कहाँ डालेंगे, इंडिया में या चाइना में? Thankfully, she said India. So she has a good fan following in India, I'm sure. A very good master of the universe is called David Rubenstein. He's scheduled to come in January. We did Harsha Raghavan today. He's a very good PE investor, done very well for himself. And the like, I think we'll get a very interesting mix of people. Some new, some unheard voices on the street will be coming. So I think it'll make for a fascinating show. And I feel I'm very privileged to be able to host the show. Because of this, I get to meet extraordinary people and bring their stories out to the public. So it's been a great joy and privilege for me to bring that. और देखिए मेरे लिए प्रिविलेज है कि मुझे इस पोजीशन में होने की वजह से दमानी जी से बात करने का मौका मिला। दमानी जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और ऑल द बेस्ट आपके शो के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे जाते हुए हम आपसे थोड़ी और बात करेंगे। और हिंदी में आपने इतना अच्छा इतनी अच्छी बात की, और हमारा इंडिया का टाइम आ गया, ये क्लियर है। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इंडियन रिमेन इन्वेस्टेड इन इंडिया, रिमेन इन्वेस्टेड इन इंडिया। छोटे मोटे स्विंग से घबराइए मत, रिमेन इन्वेस्टेड इन इंडिया। जो दमानी जी ने भी बोला, पिछले 15-20 साल की कंपाउंडिंग देखिए, इंडियन मार्केट ने सबको बीट किया, इवन वॉरेन बफे के पोर्टफोलियो को बीट किया। तो एक जबरदस्त मूव, और डिविडेंड को तो हम जोड़ भी नहीं रहे हैं उसमें, जो इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। दमानी जी शुक्रिया आपका।